एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है 45 डे चैलेंज का डे नंबर 20, राइट। और डिस्कस करेंगे कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। ये है हमारा पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था, जो कि था हमारा डे नंबर 19 का वीडियो, उसमें मैंने कर्व्स इन इकोनॉमिक्स पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें 5 कर्व्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। आज बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट जो कर्व्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ये छठा नंबर है। 5 नंबर तक बता चुका हूं, नहीं देखें वीडियोस को देखिए। आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप रांची से है, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, सीयूईटी, आईकॉम, बीकॉम, ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। पुजनेट कर्व, है ना। देखिए, ये जो पुजनेट कर्व है, ये बेसिकली क्या है ना, एक हाइपोथेसिस है, राइट, जिसका क्या कहना था कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, राइट, तो स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी बढ़ता है। शुरुआत में क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इनइक्वालिटी बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद, है ना, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वो इनइक्वालिटी जो होता है वो घटने लगता है, राइट। देखिए, होता क्या है ना, ये दिया गया है साइमन पुजनेट के द्वारा, है ना। कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब आता है, जब हम लोग बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, राइट। डिमांड बढ़ने से ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलता है, तो वर्कर का इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, राइट। होता क्या है ना, शुरुआत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादातर बेनिफिट जो है वो किसको मिल पाता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें शुरुआती बेनिफिट मिलता है। तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे पर कैपिटा इनकम पे मैक्सिमम इनकम इनइक्वालिटी होगा। दिस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे क्या होगा, मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगा। इसके बाद भी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इनइक्वालिटी रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। देखते होंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, जब धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब पर कैपिटा इनकम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इनइक्वालिटी भी वहां पे बढ़ता है, ठीक है। ये जो रीजन है ये डेवलपिंग इकोनॉमी को दिखाता है, ठीक है। फिर जैसे इकोनॉमी काफी अच्छा डेवलप हो जाता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर ये सब ध्यान रखते हैं कि कैसे इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, है ना। तो इससे पर कैपिटा इनकम इधर भी बढ़ते जाता है, फिर क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी घटने लगेगा, और ये डेवलप्ड इकोनॉमी जो बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है इनइक्वालिटी बढ़ेगा। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, वहां बढ़ रहा है, तो इनकम इनइक्वालिटी वहां क्या होगा, वो रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब साइमन पुजनेट का ही एक है इन्वायरमेंटल पुजनेट कर्व, ठीक है। क्या है, याद रखिएगा, ये इन्वर्टेड यू शेप का है, ठीक है ना। जो पुजनेट कर्व है वो क्या, इन्वर्टेड यू शेप का, मतलब उल्टा यू आकार का। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल पुजनेट कर्व दिया गया है, जिसको EKC कहते हैं, ठीक है। ये एक रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। कहता है जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन काफी तेजी से होगा, ठीक है। जैसे देखिए, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटा जा रहा है, ठीक है, कहीं पर भी मतलब इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश किया जा रहा है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। बट एक पॉइंट आएगा, जब पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा हो जाएगा लोगों का, है ना, तो उसके बाद से क्या होगा ना, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ना, गवर्नमेंट कंसर्न होता है इन्वायरमेंट को लेकर के, और वो इन्वायरमेंटल मतलब को बेटर किया जाए, ठीक है, उसके लिए वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत में इन्वायरमेंटल मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे रिड्यूस होता है, और ये भी जो हमारा कर्व बनेगा वो इन्वर्टेड यू शेप का बनता है, ठीक है। दिस इज इन्वायरमेंटल पुजनेट कर्व। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आगे हमारा है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या है भाई, ये लॉरेंज कर्व जो है वो बेसिकली बताता है एक इकोनॉमी में कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, मतलब इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें ये जो 45 डिग्री एंगल वाला लाइन है, ठीक है, ये दिखाता है परफेक्ट इक्वालिटी को। क्या दिखाता है,
परफेक्ट इक्वालिटी को, मतलब कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जितना है उतना ही उनके पास कम्युलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम भी है ना। जैसे 20% पॉपुलेशन के पास 20% एसेट्स है, 40% पॉपुलेशन के पास 40% एसेट्स है, 60 के पास 60 है। ये जो है हमारा ये जीरो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है 45 डिग्री का ये जो हमारा लाइन है ब्लैक वाला ये, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेड लाइन है वो इसमें है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है भाई, देखिए कहता है 40% पॉपुलेशन के पास जो है वो क्या है 20% इनकम है, 60% पॉपुलेशन के पास 40% का पॉपुलेशन है, ये पोर्शन ऑफ इनकम है। तो ज्यादा पॉपुलेशन के पास कम पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर है। इसके लिए हम लोग बेसिकली कहते क्या है ना कि अगर ध्यान से देखिए तो कुछ कंसेप्ट है वो समझ लीजिएगा। कहता है परफेक्टली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब ये वाला ब्लैक वाला लाइन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पर्सन है, मतलब इन दिस केस क्या होता है बॉटम n% ऑफ द सोसाइटी के पास जो होगा n% ऑफ इनकम भी होगा, ठीक है। मतलब सबके पास इक्वल इनकम, राइट। और उसको लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी भी बोलते हैं, जो 45 डिग्री का जो लाइन है ना, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी भी उसको हम लोग कहते हैं। बाय द कॉन्ट्रास्ट कहता है परफेक्टली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब वन इन विच वन पर्सन हैज ऑल द इनकम एंड एवरीवन एल्स हैज नन। जब ऐसा हो, ऐसा सिचुएशन जब एक व्यक्ति के पास पूरा एसेट्स, कंट्री का सारा एसेट्स उसके पास हो, बाकी के पास कुछ नहीं हो, ये क्या कहलाएगा परफेक्टली इन इक्वालिटी, ठीक है। मतलब जो 45 डिग्री एंगल से जितना पीछे चलता जाएगा, ठीक है, इसका मतलब उतना ज्यादा इनइक्वालिटी वहां पे क्या है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है गिनी कोएफिशिएंट। देखिए ये भी इनइक्वालिटी मेजर करने का तरीका ही है, लॉरेंज कर्व का यूज करके ये क्या करता है मेजर करता है इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। ये दिया गया है किसके द्वारा, इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, गिनी, कार्डो गिनी 1912 में दिए थे, है ना। उन्होंने कहा कि जो गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। 0 का मतलब है वहां पे क्या हुआ, 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब किसी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और 1 का मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब 100% इनइक्वालिटी है, मतलब वहां पे किसी प्रकार का इक्वालिटी पाया नहीं जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका कर्व है वही वाला लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल किया गया है। ये जो 45 डिग्री का लाइन है ये परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाता है हमारा, ठीक है। ये हमारा लॉरेंज कर्व है, ठीक है। अगर लॉरेंज कर्व यहाँ है ना, ये क्षेत्र को ए मान ले, ये क्षेत्र को बी मान ले, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट निकालने का तरीका क्या है, ए बाय मतलब ये जो एरिया है वो एरिया बटा टोटल एरिया ए प्लस बी, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 0 से 1 किसके बीच में रहेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर इस लाइन पे है तो सिंपल सी बात है एक कुछ है ही नहीं, तो 0 बाय एनीथिंग क्या होगा 0, मतलब 0 बाय एनीथिंग क्या होगा 0, है ना। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। और अगर हम लोग ये पूरा एरिया ही ले ले, लॉरेंज कर्व हमारा ये हमारा पूरा हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ए एरिया भी वही होगा, टोटल एरिया वही होगा, तो 1 आएगा वैल्यू वहां पे, मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे है एंजल कर्व। देखिए एंजल कर्व होगा, ये रिलेशन दिखाता है कि जो लोग हैं अपने इनकम को किस प्रकार से खर्च करते हैं ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, मतलब इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच किस प्रकार का रिलेशन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंजल कर्व के द्वारा, है ना। कहता है एंजल कर्व जो होगा वो अपवर्ड हो सकता है, कब, अगर नॉर्मल गुड्स हो तब, क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने को हमें मिलता है। इंफीरियर गुड्स हो तो क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव होगा, क्योंकि इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटता है, तो यहाँ पे जो कर्व होगा वो निगेटिव स्लोप का होगा और इनकम इलास्टिसिटी इसका निगेटिव आएगा। वहीं अगर फूड्स हो, ठीक है, तो फूड्स होने के केस में क्या होगा भाई, देखिए फूड्स हो गया नेसेसरी गुड्स, तो नेसेसरी गुड्स में जो इनकम इलास्टिसिटी होता है ना वो 0 से ज्यादा तो होगा लेकिन 1 से कम होगा, मतलब जितना इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा फूड्स पे कंजम्पशन हम लोग नहीं, कंजम्पशन पे खर्च नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। वहीं अगर लग्जरियस आइटम रहता तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता, ठीक है। तो याद रखिएगा फूड्स के केस में जो कर्व होगा एंजल कर्व होगा कनकेव डाउनवर्ड होगा, कैसा होगा,
कनकेव डाउनवर्ड, राइट, इस प्रकार का। जबकि नेसेसरी गुड्स होगा तो वो इस प्रकार का कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया हुआ आपका, अगर नॉर्मल गुड्स है देखिए अपर स्लोपिंग, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ता है, मतलब वो नॉर्मल गुड्स है, राइट। लेकिन जो इधर बाकी का जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है, वो क्या दिखाता है, इंफीरियर गुड्स। जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ रहा है, इनकम यहाँ पे इतना डिमांड हो रहा है, इनकम बढ़ा डिमांड घट गया, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है हमारा, ये इंफीरियर गुड्स हो गया, अपर स्लोपिंग जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल गुड्स हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफर कर्व। ऑफर कर्व क्या होता है भाई, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, जो बताता है क्या, टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट या ऑफर फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट इट इंपोर्ट। मतलब हम कितना ऑफर करते हैं कुछ चीजें इंपोर्ट करने, ये इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कितना पीस मार्कर एक्सपोर्ट करने ऑफर करने को रेडी हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा, ऑफर कर्व के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल डिमांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड। ये जो ऑफर कर्व है फर्स्ट डेराइव किया गया किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट एजवर्थ एंड मार्शल के द्वारा। ठीक है, क्यों, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है ना, जो हमारा ऑफर कर्व होता है वो कुछ कैसा होगा, वो देखिए उसका कर्व मैं दिखा देता हूं आपको। कहाँ चला गया, हाँ, ये ऑफर कर्व है। मतलब एक कंट्री है जो इतना एक्सपोर्ट करने को रेडी है, ठीक है, ताकि वो इतना इंपोर्ट कर सके, मतलब ये इतना ऑफर कर रहा है ताकि वो इतना इंपोर्ट कर सके। ये हमारा कंट्री ए का ऑफर कर्व है, राइट। आपको पता होगा एक चीज, ऑफर कर्व एक कंट्री का ये हो गया, दूसरे कंट्री के इधर होगा, जहां पे ऑफर कर्व दोनों का इक्वल होता है वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड का डिटर्मिनेशन होता है, ये याद रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग इनकम कंजम्पशन कर्व। ये इनकम इफेक्ट से डराइव हुआ है ना। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, बेसिकली लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम होता है। अलग अलग इनकम लेवल पे जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, इनकम कंजम्पशन कर्व कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल गुड्स है एक्स वाई दोनों तो इनकम कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन अपर स्लोपिंग जाएगा। ठीक है, अगर एक्स नेसेसरी है वाई लग्जरी है, ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड दोनों का बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद एक्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा, वाई का तेजी से बढ़ने लगेगा। क्योंकि एक्स नेसेसरी है, जो नेसेसरी गुड्स का डिमांड तो लिमिटेड होता है ना, लग्जरियस का तो नहीं होता है, तो इनकम बढ़ेगा, लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे। वहीं अगर एक्स लग्जरी हो वाई इंफीरियर वाई नेसेसरी हो तो वो फिर इनकम बढ़ने के साथ साथ वाई का डिमांड जो है स्टेबल हो जाएगा, बट एक्स का डिमांड तेजी से बढ़ता रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे अगर x इंफीरियर है y नॉर्मल है तो इनकम बढ़ने के साथ शुरुआत में तो दोनों का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो इंफीरियर गुड्स है उसका डिमांड घट जाएगा, x इंफीरियर तो y तरफ बैकवर्ड बेंडिंग होगा। क्लियर, और अगर y इंफीरियर हो तो इधर चला जाएगा वो। ठीक है, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आता है, आपको मान लीजिए कर्व इस प्रकार का दे दिया है, ठीक है, और बोलेगा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के बाद बताइए कौन इंफीरियर है कौन नॉर्मल है। तो भाई किसका डिमांड घट रहा है, ए पॉइंट के बाद वाई का डिमांड घट रहा है, एक्स का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वाई इंफीरियर है, इनकम बढ़ने के साथ जिसका डिमांड घटे वो इंफीरियर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व था। अब अगर हम बात करें प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो वो क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसको मिलाने वाला लाइन जो होगा वो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है। ठीक है, जैसे देखिए इंडिफरेंस कर्व IC1 ये था, बजट लाइन हमारा क्या है PL1 है, क्यू पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ, वहां वाई का इतना एक्स का इतना कंजम्पशन कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि एक्स प्रोडक्ट का प्राइस घट गया तो बजट लाइन PL2 हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आर पे हुआ, क्या देखने को मिल रहा है, वाई का कंजम्पशन घटा एक्स का बढ़ा। चूंकि एक्स जब सस्ता होता है, जब दोनों गुड्स नॉर्मल हो, एक्स सस्ता हुआ तो कंप्लीटली हमें एक्स की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो सस्ता में मिल रहा है, तो वाई की जगह हम एक्स को ही सब्स्टिट्यूट करके खरीदेंगे। ठीक है, बट एक्स वाई परफेक्ट रूप से सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वाई भी कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्स का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना, और जब मिला देंगे लाइन को तो ये हमारा बनेगा क्या, PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब देखिए अगर एक्स का प्राइस घटा, राइट, और जो एक्स प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मतलब जितना प्राइस घटा उतना डिमांड उसका नहीं बढ़ेगा। अभी शुरुआत में कंजम्पशन इतना कर रहे थे, एक्स का प्राइस घटा तो एक्स का थोड़ा कंजम्पशन बढ़ा है, पैसा बच गया, क्या करेंगे, वाई पर भी खर्च कर देंगे।
क्योंकि जितना प्राइस घट रहा है उतना कंजम्पशन एक्स का नहीं बढ़ा रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एक्स का है लेस इलास्टिक है ना। तो ऐसे केस में पीसीसी अपवर्ड स्लोपिंग हमारा बनेगा, ठीक है ना। वहीं अगर एक्स हमारा गिफन है, क्या है, गिफन है, ठीक है, तो क्या होगा अगर प्राइस घटा एक्स का, ठीक है, तो क्या होगा गिफन में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे जैसे प्राइस घटेगा उसका डिमांड हम लोग घटाने लगेंगे और ये बैकवर्ड बैंड करेगा वाई एक्सिस के तरफ, है ना। नेक्स्ट है कि पीसीसी कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है भाई। कब हो सकता है हॉरिजॉन्टल, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स का अगर इक्वल टू 1 हो, तो एक्स का प्राइस जितना घटेगा उतना ही डिमांड उसका बढ़ा दिया जाएगा, तो पैसा कुछ बचेगा नहीं, तो वाई जितना हो रहा था पहले उतना ही डिमांड होता रहेगा, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल पीसीसी बन जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। मुझे लगता है ये सब जितना मैंने पिछले वीडियो में बताया, बाकी आज बताया, इतना काफी आप लोगों के लिए, ठीक है। हमेशा काम देगा ये टॉपिक, आप लोग देखते रहिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।